13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके के निवासी जयप्रकाश शाम लगभग 7 बजे अपने घर से यह कहकर निकले कि वे किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं और जल्द ही वापस लौटेंगे। घर वाले उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वह देर रात तक नहीं लौटे। कई बार फोन करने पर भी उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। इसके बाद करीब रात 10:30 पर उनके बूढ़े माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन गए और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा किसी जरूरी काम से बाहर गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया और उसका फोन भी बंद था, जिससे उन्हें किसी अनहोनी का डर था। शिकायत दर्ज करवाने के बाद माता पिता घर लौट गए, जबकि बरूराज थाने की पुलिस जयप्रकाश की खोज में जुट गई। इस बीच 14 अगस्त की सुबह लगभग 6 या 7 बजे मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में लोगों की नजर एक संदिग्ध बोरी पर पड़ी। जब लोग उस बोरी के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसमें कोई भारी सामान भरा हुआ हो। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग साहस जुटाकर बोरी के पास गए और उसे खोलने की कोशिश की। जब बोरी को खोला गया तो उसके अंदर एक सूटकेस मिला। जैसे ही वह सूटकेस खोला गया, उसमें से एक इंसानी सिर नजर आया। यह देखकर वहां खड़े लोग घबरा गए और डर के मारे वहां से भागने लगे। सहजानंद कॉलोनी के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर इस घटना की जानकारी दी। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूटकेस को सावधानी से खोला। जैसे ही सूटकेस का ढक्कन खोला गया, वहां से एक तेज बदबू फैलने लगी और अंदर एक शव था, जिसका सिर धड़ से अलग था और आंतें बाहर निकली हुई थीं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और शव की पहचान कराने का प्रयास किया। हालांकि वहां कोई भी उस शव को पहचान नहीं सका। पुलिस को अंदेशा हुआ कि व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को यहां फेंका गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को घटना की जानकारी दी। साथ ही यह पता करने की कोशिश की कि कहीं किसी थाने में किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज तो नहीं कराई गई है। इस बीच पुलिस को यह जानकारी मिली कि बरूराज थाने में जयप्रकाश नामक एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जो अभी तक लापता था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने बरूराज थाने से मदद ली और जयप्रकाश के माता पिता को सहजानंद पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस ने उन्हें अस्पताल की मोर्चरी में ले जाकर शव दिखाया। जैसे ही शव को देखा, जयप्रकाश के माता पिता जोर जोर से रोने लगे। शव की पहचान जयप्रकाश के रूप में हुई। अब पुलिस के सामने यह बड़ा सवाल था कि आखिर जयप्रकाश की हत्या क्यों की गई और किसने की। अब पुलिस के सामने यह बड़ा सवाल था कि आखिर जयप्रकाश की इतनी बर्बरता से हत्या क्यों की गई और किसने की। क्या जयप्रकाश का किसी से कोई विवाद था जिससे यह डरावनी घटना घटी? पुलिस ने इस बारे में उसके परिवार से पूछताछ शुरू की। इस दौरान जयप्रकाश की मां रंभा देवी ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर पुलिस और मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। तो अब जाने इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई, जो आपको चौंका देगी। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे मिस्टीरियस सेकंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जयप्रकाश उनके सबसे छोटे बेटे थे और पेशे से इंजीनियर थे। वह गोवा में एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। रंभा देवी ने आगे बताया कि सहजानंद कॉलोनी में ललिता नाम की एक लड़की रहती थी, जो उनकी ममेरी बहन की ननद थी। जयप्रकाश कभी कभी ललिता से मिलने जाया करते थे और इस रिश्ते के कारण उनकी मुलाकातों ने एक गहरी दोस्ती का रूप ले लिया। जल्द ही यह दोस्ती फोन कॉल्स तक बढ़ गई और जयप्रकाश और ललिता के बीच प्यार पनपने लगा। साल 2021 में उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इसके बाद ललिता ने बीपीएसएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए पटना का रुख किया, जहां उसने एक किराए का कमरा लिया और परीक्षा की तैयारी में जुट गई। दूसरी ओर जयप्रकाश नौकरी के सिलसिले में गोवा चला गया। हालांकि वे अलग अलग शहरों में थे, लेकिन फोन और वीडियो कॉल के जरिए उनकी बातचीत लगातार बनी रही। समय समय पर जयप्रकाश पटना भी आता था ताकि वह ललिता से मिल सके।
इन मुलाकातों के दौरान जयप्रकाश ने ललिता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना ली थीं। इसके बाद ललिता ने जयप्रकाश से पैसे मांगने शुरू कर दिए और वह उसकी जरूरतें पूरी करता रहा। जयप्रकाश ललिता से इतना प्यार करता था कि वह हर महीने अपनी कमाई में से 5,000 रुपये उसे खर्चे के लिए देता था। उनका रिश्ता सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन एक दिन दोनों के परिवारों को उनके संबंधों के बारे में पता चल गया। जयप्रकाश ने अपने परिवार से साफ कह दिया कि वह ललिता से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्योंकि वह घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा था, उसने बिना हिचकिचाए अपनी बात परिवार के सामने रख दी। अंत में उसके परिवार वालों ने उसकी जिद के सामने झुककर शादी की मंजूरी दे दी। जब यह प्रस्ताव ललिता के घर पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने भी सहमति दे दी। इसके बाद 2023 के अंत में ललिता के परिवार वाले जयप्रकाश के घर शादी की बात पक्की करने के लिए आए, लेकिन उस दिन संयोग से जयप्रकाश के परिवार वाले घर में नहीं थे। कुछ महीनों बाद अगस्त 2024 में ललिता ने अचानक जयप्रकाश से मिलने का आग्रह किया। उस समय जयप्रकाश गोवा में काम पर था, लेकिन ललिता के बार बार कहने पर वह 13 अगस्त को गोवा से घर लौट आया। उसी दिन शाम को करीब 7 बजे उसने अपनी भाभी से कहा कि वह बाजार से सब्जी लेने जा रहा है, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। अगले दिन 14 अगस्त की सुबह सहजानंद पुलिस ने गली नंबर 9 से एक सूटकेस बरामद किया जिसमें एक शव था। पोस्टमार्टम हाउस में जब जयप्रकाश के बड़े भाई और भाभी ने शव देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह जयप्रकाश का ही शव था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जयप्रकाश की हत्या किसने और क्यों की। शव की पहचान के बाद पुलिस ने इस रहस्यमय मामले की जांच शुरू कर दी। सहजानंद कॉलोनी में जहां से शव बरामद हुआ था, पुलिस ने पड़ोसियों से घर घर जाकर पूछताछ की और उस क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। फुटेज में एक अहम सुराग मिला जिसमें रात के समय 3 लोग साइकिल पर एक भारी बोरी लेकर जाते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस बोरी को घटनास्थल के पास फेंक दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में उन तीनों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, फिर भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। इसके बाद जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स की जांच की गई, क्योंकि पुलिस को शक था कि वह सब्जी लेने के बहाने किसी जान पहचान वाले से मिलने गया हो। जांच के दौरान पुलिस ने यह पाया कि जयप्रकाश और ललिता के बीच लगातार बातचीत हो रही थी और 13 अगस्त को जब जयप्रकाश घर से निकला था, उसने ललिता को ही फोन किया था। यह जानकारी पुलिस के लिए एक नया संकेत साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने जयप्रकाश की मां रंभा देवी के बयान, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की गहन जांच की। यह साफ हो गया कि इस हत्या में ललिता का हाथ था, क्योंकि जयप्रकाश के फोन पर आखिरी कॉल ललिता की ओर से किया गया था। पुलिस ने ललिता से पूछताछ के लिए उसके घर का रुख किया, लेकिन वहां पता चला कि ललिता और उसका परिवार पहले ही फरार हो चुका था। फिर पुलिस ने 13 अगस्त की रात ललिता के फोन की लोकेशन ट्रैक की और यह पता चला कि उस रात उसकी लोकेशन सहजानंद कॉलोनी के एक लॉज में थी। पुलिस ने तुरंत उस लॉज पर छापा मारा और पूछताछ के दौरान यह पता चला कि कमरे में देवरिया का निवासी रविंद्र कुमार किराए पर रह रहा था और वह ललिता का ममेरा भाई था। इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने रविंद्र को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में रविंद्र ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद वह टूट गया। इसके बाद जयप्रकाश की हत्या से जुड़ी एक खौफनाक साजिश सामने आई, जिसे सुनकर जयप्रकाश के परिवार वालों के साथ साथ पूरी कॉलोनी के लोग भी दंग रह गए। रविंद्र ने पुलिस को बताया कि जब जयप्रकाश और ललिता एक दूसरे से मिलते थे, तब ललिता बीपीएसएसएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई थी। एक दिन जब जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया तो उसने ललिता के कमरे में एक अनजान लड़के को देखा। जयप्रकाश ने तुरंत ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा, लेकिन ललिता ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस घटना के बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ गए और हर रोज के विवाद से परेशान होकर ललिता ने जयप्रकाश से कहा कि अगर उसे उस पर विश्वास नहीं है तो उनका रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन जयप्रकाश उस रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं था।
जयप्रकाश ललिता से गहरे प्यार में था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ललिता ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। स्थिति तब और बिगड़ी जब ललिता ने जयप्रकाश की मां रंभा देवी को फोन कर बताया कि जयप्रकाश सही इंसान नहीं है और वह उससे शादी नहीं करना चाहती। रंभा देवी ने बहुत कोशिश की कि वह अपने बेटे को समझाएं, लेकिन जयप्रकाश ने साफ कह दिया कि वह ललिता से शादी करेगा क्योंकि उसने ललिता पर काफी पैसा खर्च किया था। हालांकि ललिता ने अब उससे बातचीत पूरी तरह से बंद कर दी थी, जिससे जयप्रकाश काफी निराश और गुस्से में था। जयप्रकाश के पास ललिता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो थे जिनका उसने गलत इस्तेमाल किया। जब ललिता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और संपर्क भी बंद कर दिया, तो जयप्रकाश ने गुस्से में उन तस्वीरों और वीडियो को ललिता के परिवार और रिश्तेदारों को भेज दिया। इसके बाद ललिता को अपमान का सामना करना पड़ा और उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। ललिता के ममेरा भाई रविंद्र कुमार ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि ललिता लगातार जयप्रकाश को खत्म करने की योजना बना रही थी। हालांकि जयप्रकाश को यह एहसास हो गया था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वह गोवा से घर वापस नहीं आया था। इसके बावजूद ललिता ने उसे शादी का झांसा दिया और कहा कि वह मुजफ्फरपुर पहुंचने पर उससे शादी कर लेगी। जयप्रकाश को इस धोखे का कुछ अंदाजा था, लेकिन वह ललिता पर विश्वास करते हुए मुजफ्फरपुर जाने का फैसला करता है। जयप्रकाश पहले अपने भाई के किराए के मकान पर गया, फिर ललिता ने उसे भगवानपुर के एक होटल में बुलाया, जहां दोनों ने साथ नाश्ता किया। इसके बाद ललिता ने जयप्रकाश को अपने ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे पर चलने के लिए मना लिया और बताया कि वहां शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जब वे दोनों रविंद्र के कमरे पर पहुंचे तो ललिता ने चुपके से फोन करके अपने परिवार वालों को इस बात की जानकारी दे दी। पुलिस के अनुसार ललिता के भाई ने कमरे पर पहुंचते ही जयप्रकाश पर हमला कर दिया। उसने पहले चाकू से जयप्रकाश का गला रेत दिया, फिर उसके पेट को चीर कर आते बाहर निकाल दी। इसके बाद भी उसके शरीर पर बार बार चाकू से वार किए गए। इस हत्या के पीछे का मुख्य कारण जयप्रकाश और ललिता के बीच का प्रेम संबंध था। जयप्रकाश ने उनके निजी वीडियो बनाए थे और उन्हें ललिता के परिवार वालों के सामने वायरल कर दिया था, जिससे उन्हें गहरा अपमान और गुस्सा हुआ। इस अपमान से आहत होकर ललिता और उसके परिवार ने जयप्रकाश को मार डालने का फैसला किया। हत्या के बाद ललिता और उसके परिवार ने शव को एक सूटकेस में पैक किया और उसे बोरी में डालकर साइकिल पर लेकर गए। फिर घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर फेंक दिया ताकि कोई सबूत न मिले। इस मामले की जांच में पुलिस ने पहले ललिता के ममेरे भाई रविंद्र महतो को गिरफ्तार किया। हालांकि ललिता, उसके पिता किशोर महतो, दोनों भाई रणजीत और संजीत और बहनोई वारदात के बाद फरार हो गए। कुछ दिनों बाद ललिता ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद उसके पिता, दोनों भाई और बहनोई भी अदालत में सरेंडर कर गए। पुलिस ने रविंद्र महतो के कमरे से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सबूतों और आरोपियों के बयानों के आधार पर चार्जशीट तैयार की और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है ताकि आप इस तरह की घटनाओं से बच सकें और सावधान रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।